हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सेक्शन 161 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सेक्शन 160 तक कंप्लीट कर लिया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर रहा है एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 170 सेक्शंस। इसमें 4 पार्ट्स हैं एंड टोटल 12 चैप्टर्स हैं। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हो गया था, मतलब ऑल इंडिया से लागू कर दिया गया ऑन 1 जुलाई। इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी ऑन 25 दिसंबर 2023 एंड दिस इज द 47th एक्ट ऑफ 2023। आज हम सेक्शन 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। सी, सेक्शन 61 is talking about what matters may be proved in connection with the proved statement relevant under section 26 और 27। क्या क्या मैटर को प्रूव किया जा सकता है इन कनेक्शन विद द सेक्शन 26 एंड 27। सी, 26 और 27 क्या है? तो 26 इज टॉकिंग अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन किया है और सेक्शन 27 में उन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन और 26 के तो सारे नियम उसमें इंक्लूड हैं, लेकिन उसमें एक और बात इंक्लूड हो जाती है एडवर्स पार्टी की। आप 26 27 के लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो सेक्शंस। सेक्शन 161 इज टॉकिंग अबाउट whenever any statement relevant under section 26 और 27, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो 26 और 27 में रेलेवेंट हुए, इज प्रूव्ड, उसे प्रूव किया जा चुका है। ऑल मैटर्स में बी प्रूव्ड आइदर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट और टू कोरोबोरेट इट, या तो हम कोरोबोरेट करने के लिए या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन ऑर्डर टू इम्पीच और कंफर्म, या तो इम्पीच करने के लिए या कंफर्म करने के लिए। कंफर्म का मतलब कोरोबोरेट करने के लिए। द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय हुम इट वाज मेड, जिस पर्सन द्वारा ये दिया गया है स्टेटमेंट इन सेक्शन 26 और 27, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon the cross examination the truth of the matter suggested। तो सेक्शन 161 बात कर रहा है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो सेक्शन 26 एंड 26 के प्रूफ करने के लिए या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या कोरोबोरेट करने के लिए जो भी मैटर का इस्तेमाल होगा, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे उन सेक्शन 26 और 27 की स्टेटमेंट को इम्पीच करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, मतलब जिस पर्सन ने वो एविडेंस दिए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर सेक्शन 161। बिकॉज वो जो पर्सन थे 26 और 27 में, वो लोग तो कोर्ट में आ नहीं सकते हैं अब बिकॉज ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज ऑफ उनकी डेथ हो चुकी है या किसी वजह से वो मिसिंग है या नहीं आ सकते हैं कोर्ट में किसी भी रीजन से। तो वो लोग क्रॉस एग्जामिन तो उनकी की नहीं जा सकेगी, इसीलिए हमने सेक्शन 161 का इस्तेमाल किया है। नाउ कम्स सेक्शन 162। 162 इज टॉकिंग अबाउट रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी का हम इस्तेमाल कब करते हैं? अगर हमने प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट दिया है और अभी हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है कि हमने क्या बोला था उस वक्त, तो हम पुराने स्टेटमेंट को मंगवा सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं कि हमने क्या बोला था, तो उससे हमारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। दिस इज 162। तो सी, 162 डायरेक्ट में क्या बात कह रहा है कि अ विटनेस में व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब विटनेस की एग्जामिनेशन चल रही है, वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए किसी भी राइटिंग को जो उसने खुद करा है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चन, जब उससे पूछा गया था, और सो सून आफ्टरवर्ड दैट कोर्ट कंसिडर्स इट लाइकली दैट ट्रांजैक्शन वाज एट द टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी, तो उन राइटिंग्स को वो कोर्ट में ला के चेक करवा सकता है और रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी को। कौन? तो विटनेस। प्रोवाइडेड दैट द विटनेस में ऑल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it he knew it to be correct। See, अब प्रोविजन में ये बात कह दी गई कि कुछ ऐसे भी राइटिंग हो सकते हैं जो विटनेस ने ना लिखे हो, किसी और पर्सन ने लिखे हो और विटनेस के सामने सिर्फ उसे पढ़ा गया हो। तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लाया जा सकता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को फिर से पढ़िए, उस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए और अपनी मेमोरी रिफ्रेश करिए। इवन इफ आपने वो लेटर या आपने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपने सिर्फ वो पढ़ा था। Subsection 2 is saying that whenever a witness may refresh his memory by reference to any document,
किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर कोई भी विटनेस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा है, मे विद परमिशन ऑफ कोर्ट रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन के बाद उसे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दिखाई जाएगी, provided that the court be satisfied that there is sufficient reason for non-production of the original। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या रीजन है जिस वजह से हम कोर्ट में ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर कोर्ट में ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस हो सकता है किसी सफिशिएंट रीजन की वजह से, उसके बाद ही हम उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर आएंगे रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी। सी, अब मेमोरी रिफ्रेश करना है, कितना ब्रॉड टर्म दे दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ विटनेस की बात नहीं हो रही है या विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी है सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। विटनेस से ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों के भी स्टेटमेंट्स को अगर आपने कभी पढ़ा था तो आप वो रिफ्रेश करिए, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आप उसकी कॉपी ला के रिफ्रेश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर तो एक्सपर्ट ओपिनियन की भी बात कर दी गई कि कोई एक्सपर्ट भी अगर अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता है तो वो भी अपनी प्रोफेशनल ट्रीटीज में उसने क्या बात लिखी थी उसके थ्रू वो रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी। तो दिस इज सेक्शन 162 जो बकायदा रिफ्रेशिंग मेमोरी से बात हो रही है जिसमें। नाउ कम्स 163, टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन 162। अब 162 में जो डॉक्यूमेंट मेंशन हो रहे हैं उसकी टेस्टिमनी का क्या। So 163 says that a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 162, although he has no specific recollection of facts themselves, if he is sure that facts were correctly recorded in the document। विटनेस जो है उस फैक्ट को भी टेस्टिफाई कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, ऑल्दो ही हैज नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन, स्पेसिफिकली उसे हर चीज याद नहीं है। इफ ही इज श्योर दैट, जब वो श्योर है कि फैक्ट जो है उसमें करेक्टली रिकॉर्ड किया गया था उन डॉक्यूमेंट्स में। सी, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। Illustration says that a bookkeeper may testify to the facts recorded by him in books regularly kept in course of business। एक bookkeeper है, वो फैक्ट मेंटेन करता था, रिकॉर्ड करता था बुक्स का इन कोर्स ऑफ बिजनेस। इफ ही नोज दैट बुक्स वर करेक्टली केप्ट, उसे पता है कि हाँ बुक्स करेक्टली रखे गए हैं, ऑल्दो वो भूल रहा है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था या एंटर किया गया है या नहीं किया गया, still he can refresh his memory by looking that regularly kept book record। 164 is talking about right of adverse party as to writing used to refresh memory। कि अब यहाँ पे एडवर्स पार्टी की मेमोरी रिफ्रेश करी जा रही है। अभी तक तो हमने खुद के डॉक्यूमेंट या जो हमारे पक्ष के जो डॉक्यूमेंट थे उसे हम कोर्ट में लाकर रिफ्रेश कर रहे थे, अब यहाँ एडवर्स पार्टी रिफ्रेश करेगी मेमोरी। एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द लास्ट टू प्रीसीडिंग सेक्शंस, दैट इज 162 एंड 163 में जो भी बात कही गई है, शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी। अब उन डॉक्यूमेंट्स को लाकर एडवर्स पार्टी को दिखाया जाएगा इफ रिक्वायर्ड। सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर अपॉन। अभी तक तो हम विटनेस के द्वारा यूज कर रहे थे उन डॉक्यूमेंट्स को, अब 164 में ये बात कही गई कि एडवर्स पार्टी भी इन डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकता है फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन पर्पस। अब जैसे विटनेस ने अगर कोई बात कही कि हाँ मैंने ही डायरी में एंट्री करी थी, उसने उसे कंफर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, वो डॉक्यूमेंट ले मंगवाया उसने और फिर उसने कंफर्म कर दिया हाँ ये तो मैंने ही किया है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी उसे काउंटर करने के लिए वो एविडेंस मंगवा सकता है। दिस इज सेक्शन 164। अब 165 इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अ विटनेस समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट शैल, जो विटनेस है जिससे समन किया गया है कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए। समन क्या होता है, एक तरह का रिटन ऑर्डर होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों समन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उसे बुला रहे हैं। इफ इट इज इन हिज पोजिशन और पावर bring it to the court notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility। see, अगर उस विटनेस के पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट तो उसे कोर्ट में लाना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्शन वो नहीं दे सकता है एज टू इट्स प्रोडक्शन या उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए।
provided that the validity of any such objection shall be decided by the court. अब हम अगर हम विटनेस हैं और हमारे पास एक समन आया है, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाके, दिस इज नॉट रेलेवेंट, या किसी भी तरह से हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हम तो नहीं लेके आने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। आपको बस कोर्ट में लाने को कहा गया है तो आप कोर्ट में उसे प्रेजेंट कर दीजिए। एज अ विटनेस आपका सिर्फ इतना सा काम है। Subsection 2 is saying that the court, if it sees fit, may inspect the document. कोर्ट को सही लग रहा है तो कोर्ट इंस्पेक्ट करेगी इस डॉक्यूमेंट को, unless it refers to the matters of the state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility. अब ये कोर्ट का काम है कि उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगी जब तक कि वो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स उसमें ना दिए गए हों, या फिर वो अदर एविडेंस को भी इनेबल कर सकती है टू डिटरमाइन ऑन इट्स एडमिसिबिलिटी, या तो वो अदर एविडेंस को भी बोल सकती है कि आप इन एविडेंसेस को लेकर आइए। फॉर द पर्पस ऑफ सच फॉर नहीं इफ फॉर सच अ पर्पस इट इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, अगर ये नेसेसरी है कि सच डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन होना चाहिए तो कोर्ट एक ट्रांसलेटर रख लेगी। और अगर ये देखा जा रहा है कि उस ज़रूरी है, ट्रांसलेटर से ये भी बात कह देगी कि आप जो इन डॉक्यूमेंट्स को जिसे ट्रांसलेट कर रहे हैं आपको ये बात सीक्रेट रखना पड़ेगा, अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू गिवन इन एविडेंस एंड इफ इंटरप्रेटर डिसओबेज सच डायरेक्शन। और अगर इंटरप्रेटर जो है वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे सीक्रेट रखने को कहा गया है, स्टिल ही इज पब्लिशिंग दैट ही शैल बी हेल्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 198 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो दिस इज सबसेक्शन 3। अब इसकी प्रोविजन में ये बात कही गई है कि नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस बिफोर इट। सी, अब कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि जो भी मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उस चीज को आप प्रोड्यूस करवा सके कोर्ट में। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस कोर्ट पर भी हैं, जैसे कि ये प्रोविजन। Now comes section 166, which is talking about giving as evidence of a document called for and production on the notice. See, when a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, अदर पार्टी को हमने नोटिस दिया था कि आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर आइए, इस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है, and inspected by the party calling it for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so. तो आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 166 की हेडिंग क्या कह रही है? गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर और एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। अगर हमने कोर्ट में बुलाया है या आपको नोटिस दिया गया है प्रोड्यूस करने का, तो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट। 166 में कोर्ट की पावर है, ठीक है। 165 में भी हमने कोर्ट की पावर देखी, क्योंकि नोटिस तो हमने एक और जगह पढ़ा था जो रूल ऑफ नोटिस जिसमें दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन की बात हो रही है। नाउ कम्स सेक्शन 167, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। सी, 167 में तो हमने नोटिस देकर बुलाया कोर्ट में। इवन इफ नोटिस के बाद भी अगर कोई पर्सन कोर्ट में नहीं लेकर आता है किसी डॉक्यूमेंट को, दैट पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट जिसे नोटिस दिया गया था। बाद में वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है एज अ डॉक्यूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब जब हमने कोर्ट में बुलाया नोटिस देकर कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, तब तो आपने डॉक्यूमेंट लाया नहीं, आप कुछ बहाना बना दिए। नाउ यू कैन नॉट यूज दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी या फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दिस इज सेक्शन 167। अब ये हो जाएगा स्टॉपल का मामला। स्टॉपल हमने सेक्शन 121 में पढ़ा था, स्टॉपल की डेफिनेशन। आप डेफिनेशन जाके देख सकते हैं अगर आपको स्टॉपल की डेफिनेशन क्लियर करनी है तो। नाउ कम्स इलस्ट्रेशन। स्टॉपल का वैसे सिंपल मीनिंग ये होता है टू स्टॉप समवन। अब जैसे हमने आपको नोटिस देकर बुलाया कोर्ट में, आपने नहीं लेकर आया, आप नहीं लेकर आए, बाद में आई विल स्टॉप यू फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट डॉक्यूमेंट अगेन। आपको अब या तो एडवर्स पार्टी अपोजिट पार्टी की कंसेंट लेनी पड़ेगी या फिर आपको कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। दिस इज स्टॉपल। ए सूज बी ऑन एन एग्रीमेंट। ए ने बी को सू करा एक एग्रीमेंट पे एंड गिव्स नोटिस टू बी टू प्रोड्यूस इट। एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस इट। सी, यहाँ पर हमने नोटिस दिया बी को और बी ने रिफ्यूज कर दिया प्रोड्यूस करने से।
अब वो कोर्ट में लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया ही नहीं, इस वजह से ए ने सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे दिया। अब नाउ बी इज सीकिंग टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अब बी चाह रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेकर आए कोर्ट में और कॉन्ट्रोडिक्ट कर दें ए के सेकेंडरी एविडेंस को, तो अब अलाउ नहीं है, अब आपको स्टॉप कर दिया जाएगा अनलेस ए की परमिशन मिल जाए या फिर कोर्ट की ऑर्डर मिल जाए। This is illustration of 167. Now comes section 168, that is judge's power to put question or order production. अब जज की पावर की बात हो रही है। जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट, जज को जब लगता है कि हमें डिस्कवर करना है या प्रूव करना है किसी रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसे सही लग रहा है इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, और ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोर्ट कह सकती है या किसी थिंग को। एंड नाइदर द पार्टीज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन। कोर्ट कभी भी चाहे तो किसी भी पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, कोई भी थिंग मंगवा सकती है, और ना ही कोई पार्टी ना उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी सवाल उठा सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन। अब बिना कोर्ट की परमिशन के आप क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते हैं किसी भी विटनेस को अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन। अब कोर्ट ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा ए पर्सन से, तो और बी पर्सन उसे क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, तो विदाउट कोर्ट्स परमिशन ही कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा है। प्रोवाइडेड दैट जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। Provided further that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question। अब देखिए प्रोविजो में ये बात कह दी गई कि किसी भी जज को ये पावर नहीं है कि वो कंपेल कर सके किसी भी विटनेस को आंसर करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए विच सच विटनेस वुड बी इंटाइटल टू रिफ्यूज टू आंसर, जो वो पर्सन रिफ्यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 127 से 136। 127 से 136 में हमने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात करी है, both inclusive if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question, या तो जज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा which it would be improper, जो कि improper है, for any other person to ask under section 151 और 152। See, 151 और 152 में जो भी बात कही गई है उसमें जो क्वेश्चंस को improper कहा गया है उन क्वेश्चंस को जज भी नहीं पूछ सकते हैं। Nor shall he dispense with primary evidence of any document except in cases herein before expected। ठीक है, तो ये रहा 168 जिसमें जजेस की पावर दी गई है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, थिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और क्वेश्चन आप किसी भी पार्टी से पूछ सकते हैं, किसी भी विटनेस से पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोविजो में ये बात कह दी गई कि आप किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते हैं, जो सेक्शन 127 से 136 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है, और कोई भी आप इम्प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं एज पर सेक्शन 151 और 152। सी दिस इज द 11th चैप्टर। अब हम एकदम एंड में आ गए हैं हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शन और है। 169 is talking about no new trial for improper admission or rejection of the evidence। कोई भी न्यू ट्रायल नहीं चलाया जाएगा फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन। सी द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी द ग्राउंड। वो खुद ही से कोई ग्राउंड नहीं होगा कि आप न्यू ट्रायल चला ले लगिए या फिर कोई डिसीजन को रिवर्स कर दीजिए, जब तक कि ये अपीयर नहीं हो रहा है कि वो जो ऑब्जेक्शन जो रेज हमने किया है वो independently of the evidence objected to be admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that if the rejected evidence has been received it ought not to have varied the decision। see improperly अगर हमने कोई भी एडमिशन करा है और उस एडमिशन से कोई भी डिसीजन में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले थे, अगर हमने एडमिट नहीं करा होता तो भी हमारे डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हमने एडमिट कर लिया है इम्प्रॉपरली तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है किसी भी न्यू ट्रायल की। अब या तो रिजेक्ट कर रहे हैं हमने कोई एडमिशन, अगर रिजेक्ट कर दिया जो कि ज़रूरी था, कोई एविडेंस हमने रिजेक्ट कर दिया जो यहाँ ज़रूरी था, लेकिन उसके बिना भी हमने प्रॉपर डिसीजन दिया है, और अगर हम उसे एडमिट कर लेते उसके बाद भी हमारे डिसीजन पर कोई वेरिएशन नहीं आता, तो हम
इम्प्रॉपर बोल के या फिर रिजेक्शन बोल के कोई भी न्यू ट्रायल या रिवर्सल ऑफ डिसीजन नहीं करेंगे। दिस इज सेक्शन 169। मतलब अगर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस से हमारे डिसीजन में कोई वेरिएशन आता तभी हम सिर्फ उस इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन को रिवर्स करा सकते हैं, उस डिसीजन को रिवर्स करा सकते हैं या कोई न्यू ट्रायल स्टार्ट करा सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12 रिपील्स एंड सेविंग्स की बात कर रहा है। सेक्शन 170 इज टॉकिंग अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट इज हियर बाय रिपील्ड। सी, इंडियन एविडेंस हमारा अब रिपील हो चुका है और अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ रहे हैं। बट सबसेक्शन 2 इज सेइंग दैट नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील, इस रिपील के बावजूद, इफ immediately before the date on which this अधिनियम comes into force, immediately 1 जुलाई 2024 से पहले there is any application, कोई भी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग या अपील अगर पेंडिंग है कोर्ट में, तो वो सारे एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग या अपील उसी तरह से डील किए जाएंगे जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग डील करते। इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट एज इफ दिस अधिनियम हैज नॉट कम इनटू फोर्स, इस तरह से मानकर कि ये अधिनियम अभी तक इन्फोर्स ही नहीं किया गया है। तो दिस इज सेक्शन 170 और हमारा यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस पूरे सीरीज को एंजॉय किया होगा, आपको हर एक चीज समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट है किसी भी सेक्शन में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू।